बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण करा रही है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें पहले से अरेंज रखने होंगे इसके लिए। और इसी सब की पूरी जानकारी के लिए अभी हम पूर्व IPS अमिताभ दास सर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, बिहार सरकार भूमि का सर्वे करा रही है, जमीन का सर्वे करा रही है, कौन कौन से दस्तावेज इसमें महत्वपूर्ण है, कैसे इसका प्रोसेस होगा? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि अभी 20 अगस्त से एक विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त शुरू किया बिहार सरकार ने, और सरकार की मंशा ये है कि जुलाई 2025 तक सारे भूखंड जो है बिहार में उसका डिजिटल मैपिंग करा देना है, मतलब उसको कंप्यूटराइज कर देना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार कोई छोटी जगह तो है नहीं। 38 जिले हैं, 45,130 गांव हैं, तो 45,000 से भी ज़्यादा गांव में ये सर्वेक्षण होगा। और इसके लिए बिहार सरकार ने लगभग 10,000 विशेष अमीनों की बहाली की है, 9,888 विशेष अमीनों की बहाली की है। तो ये बहुत बड़ा काम है। अब देखिए, दर्शकों को मैं समझाता हूँ, मतलब आसान शब्दों में। ये जो है, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रपत्र भरने होंगे रैयत को। रैयत मतलब जिसकी भी ज़मीन हो, उसको 2 प्रपत्र भरने होंगे, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 2 है जो, उसमें 11 कॉलम रहेंगे, जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, या आप खाने कह सकते हैं, इसमें भरना है। ऐसे 11 खाने रहेंगे। वो एक तरह का स्व घोषणा पत्र है, जिसमें आप खुद डिक्लेयर करते हैं अपनी ज़मीन का पूरा विवरण। तो जैसे पहला कॉलम है तो उसमें रैयत का नाम रहेगा, या मान लीजिए 4 भाई हैं, बंटवारा नहीं हुआ है तो चारों भाई का नाम रहेगा। दूसरे कॉलम में रैयत का पूरा पता रहेगा, जो भी गांव है, अंचल है, जिला है। उसके बाद ज़मीन के बारे में रहेगा, जैसे खाता नंबर क्या है। जैसे खतियान होता है, जिसमें ज़मीन का विवरण रहता है, तो उसमें आपको खाता नंबर रहता है, खाता नंबर देना है। खेसरा नंबर देना है, खेसरा मतलब जो आपका प्लॉट है। उसके बाद आपको देना है रकबा। रकबा का मतलब है क्षेत्रफल, मतलब, और वो रकबा आपको कट्ठा, बीघा और धूर में नहीं देना है ना। ऐसे बोलचाल में बिहार में लोग ज़मीन बता देते हैं, इतना बीघा है, कट्ठा है, धूर है, वो नहीं। वो एकड़ और डिसमिल में जाएगा। वो जो आपको क्षेत्रफल देना है, रकबा देना है, वो एकड़ और डिसमिल में भरना है। उसके बाद आते हैं चौहद्दी, मतलब आपको जो भूखंड है उसकी चौहद्दी देनी है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या स्थित है ना। उसके बाद ये बताना है कि जमाबंदी रसीद के बारे में, अगर रसीद आप कटवाते हो तो उसका विवरण दीजिए, जमाबंदी रसीद है ये। इसमें बहुत तरह की अफवाहें गांव में फैल रही है कि रसीद यदि नहीं कटा होगा तो सरकार ज़मीन छीन लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। रसीद नहीं भी काटा हो तो सरकार ज़मीन नहीं छीनेगी, है ना। रसीद आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइन लगता है, लेकिन वो कोई ज़मीन छीनने का आधार नहीं हो सकता है। उसके बाद उसमें एक कॉलम है भूमि की किस्म। भूमि कई तरह की किस्म होती है। जैसे मान लीजिए आप उसमें रह रहे हैं, रिहायशी है, तो उसमें कहेंगे बासगीत का वो है। कुछ ज़मीन होती है वो चौर वाली ज़मीन होती है, कुछ ज़मीन होती है उसको धनहर की ज़मीन कहते हैं, कुछ को भीट कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये पता कैसे चलेगा, तो यदि आपकी जमाबंदी की रसीद कटी होगी तो उसमें भी भूमि की किस्म होगी। ये भीट है, धनहर है, चौर है, बासगीत है, क्या है, आप उससे देख सकते हैं। नहीं तो जो भी आपका कर्मचारी आएगा, लोकल राजस्व कर्मचारी, उससे आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद एक जो स्तंभ रहेगा वो रहता है स्वामित्व का आधार, कि ये जो ज़मीन आपकी है उसका आधार क्या है। जैसे मान लीजिए वो ज़मीन आपके परदादा की थी, फिर दादा की थी, फिर बाबूजी की हुई, फिर आपकी आई, तो आपका आधार बोलचाल में कहते हैं कि मतलब आपका परिवार का पूरा हो गया, खाना का। तो मान लीजिए उसमें शुरू कहाँ से करना है, शुरू करता है कि जिसके नाम से सबसे पहली रसीद आपकी कटी हो। मान लीजिए आपके परदादा के नाम से सबसे पुरानी रसीद कटी है, तो आप परदादा से शुरू कीजिए। मान लीजिए दादा के नाम से सबसे पुरानी रसीद कटी है, तो दादा से शुरू कीजिए। और उसके बाद दादा के बाद फिर पिताजी का नाम, यदि चाचा होंगे 3 तो चाचा का नाम, फिर उसके बाद पिताजी के 2 हैं। इसमें एक बात मैं बार बार हर चैनल पर बोलता हूँ, वंशावली में ज़रूरी है कि बहनों का भी अधिकार होता है। सर, एक सवाल, बहनों का अधिकार, तो क्या इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों लड़कियों का अधिकार होगा? सभी बहनों का अधिकार होगा। ये नहीं समझिए कि विवाहित लड़की हो गई तो शादी करके ससुराल चली गई तो उसका अधिकार खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। कानून विवाहित लड़की को भी, शादीशुदा लड़की को भी पूरा अधिकार देता है। लड़की चाहे तो अपना हक ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। 2005 में
2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें सारी शंकाएं दूर कर दी गई है और पूरा उसका हक है। तो ये बात वंशावली के बारे में इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है कि कहीं भी आप, क्योंकि बाद में यदि आप अपनी बहन का या बेटी का जिक्र नहीं करते हैं नाम का और बाद में वो मालूम होती है बात, तो आप पर फर्जीवाड़ा का मामला हो सकता है कि आपने फर्जीवाड़ा किया था, गलत जानकारी दी थी। और ये वंशावली आप सरपंच से भी बनवा सकते हैं, और भी उसमें इस बार थोड़ा से बदलाव भी हुआ है, कई लोगों के दस्तखत होने चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेनली यही 2 प्रपत्रों की पूरी कहानी है। जी सर, बहुत ऐसे केस देखे जाते हैं कि अभी तक बहुत सारे लोगों के यहाँ बंटवारा नहीं हुआ। जी। तो ऐसे में इस भूमि सर्वेक्षण में लोग कैसे क्या करें? बंटवारा नहीं हुआ तो मैंने कहा ना कि बंटवारा नहीं हुआ तो रैयत में 4 भाई हैं, तो रैयत के नाम में चारों भाई का नाम दीजिए। जी बिल्कुल। और सर, लड़कियों की जहाँ तक बात है, पहले लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो अब अगर वंशावली में लड़कियों का नाम चढ़ता है तो लड़की जब चाहे अपना हिस्सा ले सकती है। हाँ, ये भी स्पष्ट कर दूँ कि सिर्फ वंशावली में चढ़ जाने से लड़की का नाम मतलब उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और क्या करना होगा, है ना? वो क्लेम यदि करेगी, और मान लीजिए ऐसा भी है कि आप मान लीजिए आपकी लड़की, आपके 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की है, लड़की अपनी मर्जी से कह दिया कि हमको नहीं चाहिए, तो उससे एक NOC लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र। मतलब वो मुंह जबानी नहीं हुआ कि लड़की ने कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने फिर बाद में वो लेने के लिए अगर जी, तो लड़की से आपको NOC लेना है जी, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लड़की दे देती है तब आप उस लड़कों में भी जमीन बांट सकते हैं, लेकिन यदि लड़की का ये अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तब आप लड़की को हिस्सा देने के लिए बाध्य हैं। जी, ये सिर्फ जमीनों के लिए है या फिर सभी जायदादों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग घर भी बनाते हैं, अपार्टमेंट रहते हैं, तो इसका बंटवारा सभी के लिए लागू है। सभी आपकी मतलब जिसको आप अचल संपत्ति कर सकती हैं, जायदाद की अचल संपत्ति जिसमें मकान भी आता है, ज़मीन भी आती है, सब पर लागू है। जी, तो मान लीजिए बहुत सारे लोग अपने ज़मीन का रसीद नहीं कटाते, तो क्या इसका असर इस भूमि सर्वेक्षण में देखने? नहीं, वही हमने कहा कि रसीद कटाना अच्छी बात है, रसीद, लेकिन अगर बहुत सारे रसीद किसी लोग वक्त नहीं कटाते कटाई है तो उससे आपकी ज़मीन लेने कोई नहीं जा रहा है। जी, क्योंकि आप रसीद बाद में भी कटा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा फाइन लगेगा, थोड़ा आपको जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आपका रसीद लंबित है तो ये नहीं, टेंशन में नहीं आना है कि अब ज़मीन चली जाएगी। ज़मीन जाना किसी का इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि सर जब से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, जब से इस बात सामने आई, लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि हमारी ज़मीन कहीं हमसे छिन न जाए, लोग दस्तावेज की तैयारी में हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए ज़मीन छीनना इतना आसान नहीं होता है। जी, मान लीजिए किसी वजह से आपका बिहार में इतना हर साल बाढ़ आती है, अब बाढ़ में आपका खतियान बह गया तो थोड़े आपकी सरकार ज़मीन छीन लेगी। आप खतियान की कॉपी निकाल सकते हैं, यदि इसके बावजूद भी नहीं हुआ, इतना ज़मीन छीनना आसान नहीं है। देखिए ज़मीन छीनना आसान है, इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पूरा सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर अच्छा से सर्वेक्षण होता है तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। जी, कुछ लोगों का कहना है कि सर ज़मीन के जो कागजात हैं वो सरकार के पास ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में ज़मीन सर्वेक्षण कैसे? नहीं, ठीक है, तो उपलब्ध नहीं होगा तब तो अब सरकार क्या करेगी? ऐसे सरकार अब तो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अब तो सरकार कह रही है कि हम मतलब ड्रोन से भी तस्वीरें लेंगे, आसमान से भी तस्वीरें लेंगे, या उपग्रह जो रहते हैं अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लेते हैं उससे भी तस्वीरें ली जाएंगी। तो यदि सरकार के पास ज़मीन शुरू तो सरकार का मसला है ना, तो उसके लिए किसी को टेंशन में नहीं आना है। हाँ, जिस ज़मीन का मान लीजिए खतियान की कॉपी है CO ऑफिस में, अंचलाधिकारी के कार्यालय में है, आपके पास नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी नकल निकलवा लीजिए। जी, तो देखिए, ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, किसका किसका हिस्सा होगा, क्या अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा ज़मीन हमसे छिन जाएगा। तो ये सभी जानकारी अभी हमने पूर्व IPS अमिताभ दास सर से जानी। आप भी अपने सभी ज़मीन के कागजात को एकत्रित करें और भूमि सर्वेक्षण में सरकार की मदद करें, इसमें आपकी ज़मीन को कोई खतरा नहीं है। आप यथासंभव प्रयास करें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार तक आप पहुंचाएं, आपकी ज़मीन हमेशा सुरक्षित रहेगी।